नमस्कार। मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मनु भंडारी जी का महाभोज उसका विश्लेषण करेंगे और यूपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उस प्रश्न से अपनी शुरुआत करेंगे। उस प्रश्न को समझते हुए साथ में कथा का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। महाभोज उपनाम जो है वो उपन्यास का पूरा सार सन्निहित है। उसमें आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हैं तो इसका उत्तर किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले उपन्यास महाभोज जो है मनु भंडारी जी का, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत हद तक हम समझ पाएंगे कि उपन्यास का सार और उसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो अगर इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो महाभोज नाम में उपन्यास का पूरा सार सन्निहित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नामकरण जो है वह प्रतीक किसका है? जो रचना के संपूर्ण कथ्य को पाठक के मन में मूर्त करता है। मनु भंडारी ने अपने छोटे से उपन्यास का बेहद ही अर्थ व्यंजक नाम कहा जाए तो महाभोज रखा है। महाभोज उस भोज को कहते हैं जो किसी की मृत्यु के बाद आयोजित होता है और ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस पुस्तक में रचना के अंत में इस भोज के अनेक संकेत दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि डीआईजी सिन्हा उसकी पदोन्नति होती है ना? तो जिसके उपलक्ष्य में उसके घर पर एक पार्टी दी गई है और जिसमें हाथों में कीमती ग्लास थामे हुए शराब पीते हुए उच्च वर्ग के जो लोग हैं वे सामाजिक समस्याओं का स्थूल और सतही चर्चा करते रहते हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो सत्ता के समक्ष अपनी कलम को गिरवी रखने वाले दत्ता बाबू जो हैं वो सरकारी विज्ञापन और कम मूल्य का कागज मिलने के कारण मित्रों और सहयोगियों के साथ पार्टी करने के लिए किसी खास स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं इसमें। तीसरी ओर अगर हम देखें तो इसमें सुकुल बाबू जो हैं वो सबसे बड़ी रैली होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। यह भोज विशु की मौत की नहीं है और ना ही बिंदा की संभावित मृत्यु की है, बल्कि कहा जाए तो यह महाभोज स्वतंत्र भारत की तथाकथित आजादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत का महाभोज है। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि पहला पार्ट जो है कि महाभोज नाम में उपन्यास का पूरा सार सन्निहित है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखेंगे कि आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। तो चलिए आप इसको अपनी दृष्टि से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो दास साहब जो हैं इस संपूर्ण परिदृश्य के सूत्रधार हैं और वे जानते हैं कि किस घटना को और ये पात्र का कब, कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। उन्हीं की सूक्ष्म बुद्धि से अगर परिणाम देखा जाए तो जोरावर हत्यारा जो है वो हत्यारा है फिर भी सुरक्षित है। दत्ता बाबू की जो आग उगलती कलम जो है वो सरकार के पक्ष में शांत हो जाती है और डीआईजी सिन्हा की जो पदोन्नति पाकर आईजी बनने के बाद किस प्रकार देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरी लोग जो हैं, जो लोग इस नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं हैं, वे सभी को हाशिए पर फेंका गया है। विंदा को मार डालने की तैयारी की जा चुकी है। इसमें सक्सेना जो है वो निलंबित हो चुके हैं और लोचन भैया जो हैं इन विकृतियों को देख करके भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। और यही वह त्रासद स्थिति है जिसमें गुप्त अंधेरे के कारण कोई दिशाएं दिखाई नहीं दे रही है। इसी स्थिति का प्रतीक है महाभोज नामकरण कहा जा सकता है। और रचना के आरंभ और अंत में एक मिला हुआ संबंध है जो रचना को जोड़ता है। पहला वाक्य क्या है कि लावारिस लाश जो गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ पर लावारिस लाश जो है सिर्फ विशु की नहीं है, बल्कि कहा जाए तो वो प्रतीकात्मक अर्थ में देखा जाए तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाश कहा जाएगा। तो इस प्रकार इसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस माध्यम से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे और भी समझेंगे। इसको आगे हम लोग समझेंगे, महाभोज का विश्लेषण करेंगे। तो यह जो उपन्यास है महाभोज, ये 1967 यानी 1967 उसकी भारतीय राजनीति में किस प्रकार से स्थितियां बदलती है उसको दर्शाया गया है।
लेखिका की क्या मान्यताएं हैं, तो इसमें तो हमारा परिवेश ही हमारे व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करता है। इस परिवेश के प्रति किसी भी दायित्वशील व्यक्ति को जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। साथ में इसमें एक प्रसंग है, क्या है कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद में ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद या किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता है? तो महाभोज में संश्लिष्ट यथार्थ को किस प्रकार से रचना में बांधा गया है वो दर्शाया गया है। इस उपन्यास के माध्यम से इसमें मूल समस्या क्या है, तो राजनीतिक विकृति की जो समस्या है वो मूल समस्या है। इसमें लोकतंत्र कैसे अब भीड़ तंत्र में बदलता गया है यह दर्शाया गया है। साथ ही राजनीति में संवेदनहीन अवसरवादिता जो है उसका अभाव आया हुआ है, भ्रष्टाचार पनपने लगा है और एक अविश्वसनीय किस्म का दिखावटी नेतृत्व जो है वो विकसित हो गया है इसमें। और ज्योतिष जो है उस पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को, और वो क्या कहते हैं, देखो रंग लाया बिसु की मौत जो है, लगता है जैसे थाली में परस करके मौका आ गया है उसके सामने। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि दिखावे की जो राजनीति है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है और चुनाव जीतने की जो रणनीति है उसकी सामूहिक मनोवैज्ञानिक जो है वो उस पर निर्भर हो जाती है। साथ ही इसमें उदाहरण से देखेंगे, इसमें क्या है, दास साहब जो हैं वो हीरा को अपनी कार में बैठाते हैं, तो दास साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़ों का क्या लगता है, सबरी और निषाद की कथाएं याद आने लगती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं इसमें कि नेताओं का जो दोगला व्यक्तित्व है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और सफल नेता वही है जिसकी वास्तविकता छिपी रहे और कृत्रिम आदर्श जो है वो व्यक्त होते रहे। दास साहब का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से है, तो उसके विषय में जब इस उपन्यास को पढ़िएगा तो इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से दास साहब का चरित्र चित्रण किया गया है। तो मौन और गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं वो, किस प्रकार से वो कुछ कुछ चिंतित और परेशान लगते हैं, पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर ही नहीं आते हैं। चेहरे की जो सौम्यता है उसे भीतर ही ठेल रखा है, फिर भी इतना जरूर लगता है कि गहरे कुछ चिंतन में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से इसमें है। और इसमें एक बात क्या कही गई है उनके विषय में कि एक तो कम शब्द और सधी हुई आवाज, बात को अपने से अपने मन में होने वाली जो उथल पुथल है उससे काट करके भी किया जा सकता है, यह गुण कोई दास साहब से सीखे। तो इस प्रकार से इसमें सामाजिक विकृति क्या है इसको आप समझेंगे। तो सामाजिक विकृति देखते हैं हम लोग, इसमें जातीय संघर्ष है और गांव शहर का जो द्वंद्व है वो भी है। तो सबसे पहले हम लोग जातीय संघर्ष जो इसको देखते हैं। तो इसमें 70 के दशक में जातीय तनाव अपनी चरम स्थिति पे था। बेलछी कांड की जो पृष्ठभूमि है, जहां पर हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था, परंतु जातीय जो है वो अब निम्न वर्ग का बराबरी का हक मांग रहे थे और सामाजिक संघर्ष जो है वो तीव्रता से बढ़ने लगे थे। जोरावर के चरित्र के माध्यम से यह दिखलाया गया है इसमें कि इन हरिजनों के बाप दादों, हमारे बाप दादों के जमाने से ही सिर झुका करके ही रहते थे और झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी। मतलब ये किस प्रकार सीना तान करके आंख में आंख गाड़ करके बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे, इस प्रकार से। तो लोकतंत्र का एक दुष्परिणाम क्या था कि जातियों का जो हित था उसका समूह में बदल जाना। इससे जातियों को कहा जाए तो वोट बैंक बन गई थी वो। वास्तविक सुधार के बदले चुनावी वायदे इसमें थे। किस प्रकार दास साहब वो हरिजनों का वोट लेते हैं और सत्ता में पहुंच जाते हैं, लेकिन शुभ चिंतक किसके हैं, जोरावर के हैं। तो आगे क्या समझेंगे, गांव शहर का जो द्वंद्व है। तो सत्ता का चरित्र ऐसा है कि शक्ति हमेशा शहरों में ही केंद्रित रहती है। 70 के दशक के समय में राजनीति के केंद्र में अचानक गांव जो है वो पिछड़े तबके जो थे वो आने लगे थे।
पर इस संक्रमण में शहर की जो बौद्धिक हार्दिक सहानुभूति थी, वो सहानुभूति नहीं थी गांव को। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं, इसमें प्रसंग भी है कि इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक ही दिन में पता लग जाएगा। शहरी लोग तो भले ही नरमी से काबू में आ जाते हैं, पर ये देहाती भुज हैं, डंडे के बिना कोई भी रास्ते पर नहीं आते हैं। कोई ला सकता है भला, इस प्रकार से प्रसंग में है। तो बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका जो है वो महाभोज में किस प्रकार से है, उसको समझेंगे। तो अगर समाज में अंधेरा व्याप्त है तो उसे चीरने की जो पहली चिंगारी जलाने का जो काम है वो बुद्धिजीवियों का है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस से। तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो बौद्धिक वर्ग जो है प्रायः सुविधाओं के सामने बिका हुआ है। पत्रकारिता की जो वास्तविक चरित्र है उसको उद्घाटन किया गया है इसमें। बिकी हुई बुद्धि किन तनावों से ग्रस्त होती है यह बतलाया गया है। इसमें एक उदाहरण है कि दत्ता बाबू जो हैं 2 लाइनें लिखते हैं और 4 काटते हैं। इस समय अपने लिखे को अपनी नजरों से नहीं बल्कि दास साहब की नजरों से तौल परख रहे थे दत्ता बाबू जो हैं। तो इसी प्रकार महेश जैसे बुद्धिजीवी जो हैं वो तटस्था पर विश्व का क्या कहना था कि जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म हो रहा हो वहां पे कोई कैसे अलग थलग बैठ करके खाली कागज पोतता रह सकता है, इस प्रकार से है। तो बौद्धिक वर्ग इतना संवेदनहीन हो जाता है कि समाज में दिल दहला देने वाली जो घटनाएं भी है वो उसे परेशान नहीं करती है। किस प्रकार से इसमें उदाहरण है कि ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन, कब तक यह सब चलता रहेगा, और पन्ना पलट जाता है। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगी की तरह अखबार की रद्दी के ढेर में वो पन्ना जा पड़ा। आगे क्या जानेंगे हम लोग कि समाधान का संकेत किस प्रकार से इसमें दिखता है महाभोज में। तो समाधान का संकेत के अंतर्गत इसमें क्या देखते हैं, विसु और विंदा की जो संघर्ष चेतना है वो किस प्रकार से है। जब से हरिजन टोला में आगजनी भइल ना सरकार, तब से काहून से लड़बो न करा, बस भीतरे भीतर कलपत रहा, कबो तो रात भर छटपट करी सरकार। किस प्रकार से विश्व की ये क्रांतिकारी चेतना थी वो दर्शाया गया था। और जो जिंदा है वे अभी नहीं जी सकते हैं अपने इस देश में, मार दिए जाते हैं कुत्तों की मौत जैसे विश्व को मार दिया गया था। सोच कर ही दिमाग की नसें फटने लगती है, इस प्रकार विद्या का प्रसंग था। तो मिस्टर सक्सेना है, उसकी क्या समस्या है। तो उसकी समस्या जो है वो मुक्ति बोध के अंधेरे में के नायक की तरह है, जो एक ऐतिहासिक मौके पर सामाजिक दायित्व को व्यक्तिगत हित के लिए छोड़ देने के लिए खुद को बराबर दोषी ठहराते हैं। मिस्टर सक्सेना के भीतर संकल्पों और विकल्पों की जो स्थिति है उपन्यास के अंत में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर के किस प्रकार मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का व्यक्ति त्वरांतरण हो गया है। यहाँ पर दुर्निवार सम्मोहन से भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो विसु और विंदा तक ही नहीं रुकी, वो आगे बढ़ती रही। इस प्रकार से देखते हैं इसमें क्या है, इसको भी समझेंगे। तो जनता और आज की जो राजनीति है उससे जुड़े हुए सवाल से मनु भंडारी का साहित्यिक साक्षात्कार है। तो प्रतिनिधि मूलक जनतंत्र पर किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। व्यवस्थागत खोट जो है वो राजनीतिक प्रपंच मानवीय विडंबनाओं को उजागर किया गया है इसमें। साथ ही इसमें राजनेता जनता के प्रति नहीं कुर्सी के प्रति किस प्रकार वफादार हैं और उसे दर्शाया गया है इसमें। साथ ही अवशिष्ट सामंती सत्ता जो है और राज सत्ता के जो गठजोड़ हैं उसके आगे किस प्रकार से हम देखते हैं कूटनीति चालों से अनभिज्ञ विसु और विंदा के दलित नेतृत्व में टिक पाने की जो क्षमता है वो कहीं नहीं दिखती है इसमें। तो इसलिए मेन क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि दलितों का उत्थान कैसे हो, उन्हें उनका अधिकार कैसे मिले, क्या दास साहब राजनेताओं के द्वारा या राजनीति में उनकी सीधी भागीदारी के द्वारा, इस प्रकार से प्रश्न है। तो यहाँ जनता और उसकी आकांक्षाएं एक लावारिस लाश की तरह किस प्रकार से बिखरी हुई है, जिस पर राजनीतिज्ञों का स्वार्थ
भोज का आनंद लिया जा रहा है। परिवर्तन का नाम लेने वालों की यहाँ पर आवाज किस प्रकार से घोंट दी जाती है और मूल्यहीन राजनीति में सामान्य मानवीय जीवन त्रासद जो है उसकी परिणति की ओर कैसे एक कदम बढ़ता चला जा रहा है, वो इसमें दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यह उपन्यास अपराध के राजनीतिकरण और राजनीति में अपराधीकरण की कथा है। यहाँ पर राजनेता, नौकरशाह, प्रेस और आपराधिक तत्वों का चतुष्कोणीय ढांचा उभरता है। देख सकते हैं इसमें जो प्रजातंत्र का हत्यारा बनने की क्षमता रखता है। साथ ही इसमें देखेंगे जो उदाहरण में कि विसु की हत्या, वृंदा को फंसा करके गिरफ्तार करवाना, सक्सेना को निलंबित करवाया जाना, इस प्रकार से। तो चतुष्कोण का क्या अर्थ हुआ? एक तरफ से देखेंगे तो प्रेस, राजनेता, नौकरशाही और आपराधिक तत्व। तो महाभोज के नामकरण की जो प्रासंगिकता है, ये हम लोग शुरुआत जो हम लोग प्रश्न जब शुरू किए थे उसके माध्यम से भी समझ चुके हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आजादी के सपनों की मृत्यु को बतलाना, साथ ही खाने वाले गिद्धों से किस प्रकार से परिचय करवाता है ये महाभोज कथा, ये हमें बतलाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि महाभोज में कैसे खुले यथार्थ जो हैं वो दिखलाई पड़ते हैं और इसमें नेता, पत्रकार, नौकरशाह, गुंडे सब दिन दहाड़े एक साथ जश्न मना रहे हैं। जो लोग इस नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं है वे सब हाशिए पर फेंके गए हैं। तो इसमें लावारिस लाश जो है सिर्फ विश्व की नहीं है, बल्कि यह प्रतीकात्मक अर्थ में देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाश है। तो लेखिका जो है वो पूरी उपन्यास में उन गिद्धों को पहचानने का प्रयास करती है जिन्होंने लोकतंत्र को नोच करके खाया है। साथ ही रचना जो है इसमें इस महाभोज से टकराती है और अंतिम पंक्तियों में यथार्थ को बदलने की जो छटपटाहट है वो उसको व्यक्त किया गया है और लेखिका ने इसे बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है। महाभोज की भाषा शैली किस प्रकार से है इसको समझेंगे तो कई स्तरों पे हम इसमें क्या देखते हैं कि प्रयोगशीलता दिखलाई पड़ती है। जनजीवन के निकट किस प्रकार से कथ्य के लिए वैसी ही भाषा का तद्भव और देशज शब्दों का जो प्रयोग है वो अधिक किया गया है। शब्दावली के चयन में हम क्या देखते हैं कि पात्र की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठ की जो भूमिका है उसका ख्याल रखा गया है। इसमें भाषा के कई तेवर दिखते हैं। इसमें दास साहब किस प्रकार से कहते हैं कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। इसी प्रकार जोरावर क्या कहता है कि तो इसमें जिस भाषा में बुक में लिखी हुई है ना पुस्तक में, उसी भाषा में आप उदाहरण लिख सकते हैं कि सीना तान कर आंख में आंगा के बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं उसको, हीरा कबो कबो तो रात भर छटपट छटपट करे सरकार, इस प्रकार से लिखेंगे। सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें किस प्रकार देखा गया है, कुर्सी और इंसानियत में किस प्रकार वैर है, व्यंग क्षमता किस प्रकार है। तो जब साहित्यकार खुद को सामाजिक विद्रोह को हटाने की स्थिति में नहीं पाता है तो उसकी यही तिलमिलाहट जो है कैसे पैने व्यंगों को जन्म देती है। उदाहरण के में देखेंगे इसमें कि राजनीति में रह करके जिनकी खाल गेंडे की तरह हो गई है वे कटती नहीं इतनी आसानी से। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया इसके अंतर्गत। उदाहरण में किस प्रकार से, मारने वालों को सह दो और मरने वालों को हमदर्दी, दोनों हाथों में लड्डू, इस प्रकार से। फिर इसमें देखेंगे कि प्रतीकों का और बिंबों का इसमें असर हुआ है। तो लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच करके खा जाते हैं। दास साहब का जो पूरा व्यक्तित्व ही है जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण सुटा हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। इस प्रकार से बोलते भी हैं तो आवाज में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। नाटकीयता महाभोज में किस प्रकार से है उसको भी देखेंगे। तो शुरुआत भी जो है वो नाटकीय सस्पेंस के साथ होता है कि लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच करके खा जाते हैं। नाटक के विभिन्न सर्ग की तरह दृश्य योजना का भी प्रयोग किया गया। इसमें नाटक में जिस प्रकार पात्रों की मुद्राओं का अंकन होता है वैसे ही वर्णन किया गया है। तो उदाहरण में देखेंगे कि
आवेश के मारे मुख से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैगनी हो उठा। संवादों की प्रधानता किस प्रकार से इसमें है, तो द्वंद्व योजना को नाटक की कथा के विभिन्न पात्रों के संघर्ष के माध्यम से विकसित किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखा गया है कि सघन द्वंद्व योजना जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।